गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अ वेरी वेरी न्यू लेक्चर ऑफ बीएससी मैथ्स ऑनर्स। बच्चों देखो, बहुत बच्चे जो कि मेरे से क्लास 12th पढ़े हैं या फिर मेरे से कनेक्टेड हैं, उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर इस लॉकडाउन में आप यूट्यूब वीडियो कम से कम हम लोगों के लिए भी डालिए। ठीक है, तो पहले तो मेरे पास समय नहीं था और बहुत सी दिक्कतें थीं, अभी भी समय नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक कोर्स डिज़ाइन करते हैं जिसमें कि ग्रेजुएशन की जितनी भी टॉपिक हैं उसको बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए, है ना। तो इसी सब चीज़ों को लेके हम लोग आज से अपना ग्रेजुएशन का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ग्रेजुएशन के लेक्चर पे, और हम लोग जो अपनी लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना जो बाबू लेक्चर स्टार्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो लेक्चर स्टार्ट होगा मैथ्स के पेपर 2 से। फर्स्ट ईयर का जो पेपर 2 है उससे स्टार्ट करेंगे। और इस फर्स्ट ईयर के पेपर 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह लो या फिर इम्पॉर्टेंट, खैर इम्पॉर्टेंट तो सब है, वो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में डील करने वाले हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ने वाले हैं। तो भाई मैथ्स के सेकेंड ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर का, है ना, बीएससी की मैं बात करूं तो बीएससी मैथ्स ले लेता हूं मैं। बीएससी मैथ्स के फर्स्ट ईयर का पेपर 2 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। और इस डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो जाननी है और काफ़ी डीप में जानना है। कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है जो आपको जानना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपको उसके अंदर जानना है, बहुत डीप में पढ़ना है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जो जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है मैं वो समझा रहा हूँ। सबसे पहले इस डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर जो आप पढ़ोगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो तुमको मिलेगा वो मिलेगा आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसको पढ़ना है आपको। जब आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब आपके पास आएगा एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास आएगा एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। आपने एक्सपेंशन शब्द भी सुना होगा, है ना, एक्सपेंशन शब्द आप सुने होंगे। कहाँ पे सुने होंगे? तो लिमिट चैप्टर के अंदर आपने सुना होगा tan x का एक्सपेंशन होता है, e पे पावर x का एक्सपेंशन होता है, log x का एक्सपेंशन होता है। तो समवट लाइक दैट हम लोग इस एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में उसी टाइप की कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिराइव्ड फंक्शन। एप्लीकेशन ऑफ डिराइव्ड फंक्शन, जितने भी फंक्शंस डिराइव्ड हैं उनका एप्लीकेशन आपको पढ़ लेना है। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं तो फोर्थ नंबर पे हम लोग थोड़े डीप में जाएंगे, जो होगा इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट के गहराइयों में चलेंगे और इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो जितने डीप में समझा जा सके। ठीक, फिफ्थ नंबर पे हम बात समझेंगे अपने पार्शियल डिफरेंशिएशन का, कि मेरे भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन की पूरी चैप्टर चलेगी। 6 नंबर पे हम लोग जो अपना टॉपिक डील करेंगे वो डील करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ये हमारा 6 नंबर का टॉपिक होगा बच्चों, जो कि हम लोग डील करने वाले हैं। अगर मैं 7वें नंबर की बात करूं तो 7वें नंबर पे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, है ना। और सबसे आखिरी में 8वें नंबर पे आपका चलेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे लास्ट में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट करेंगे और अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो, ये पूरी की पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस का मैंने हर एक चैप्टर बताया जो तुम इस डिफरेंशियल कैलकुलस नामक किताब में पढ़ोगे, यानी आपके पेपर 2 का एक छोटा सा हिस्सा है ये। जो पेपर 2 आप देंगे उस छोटे से पेपर 2 का छोटा सा ग्रुप का एक हिस्सा है डिफरेंशियल कैलकुलस। अब भाई बात आती है कि सर इसके लिए जो बुक आप प्रेफर करोगे। देखो, मेरे हिसाब से दो चीज़ें हैं, दो बुक हैं जो काफ़ी बेहतर हैं। एक आपका आता है कृष्णा पब्लिकेशन का बुक, वो इम्पॉर्टेंट होता है, बढ़िया होता है। एक दूसरा आपके पास आता है भारती भवन की बुक, है ना, भारती भवन। ठीक है, भारती भवन की बुक आती है, शायद दास गुप्ता के नाम से ये बुक आती है, दास गुप्ता के नाम से ये बुक आती है। और एक तीसरी बुक है जो कि मेरे को सही लगता है, वो है हमारे लालजी प्रसाद का, बहुत नाम भी सुने होंगे आप लोग, है ना। तो इस तीनों में से अगर कोई भी बुक आपके पास है, चाहे आपके पास कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है,
चाहे आपके पास भारती भवन की है, चाहे आपके पास लालजी प्रसाद की है, इस तीनों में से कोई सा भी बुक आप ले सकते हो, डज नॉट मैटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे से प्रेफरेंस पूछोगे तो तुम दास गुप्ता की बुक ले लो, या फिर कृष्णा पब्लिकेशन की बुक ले लो, या फिर लालजी पब्लिकेशन की बुक ले लो, सारी की सारी बातें सेम है, मेरे लिए सब कुछ सेम है, ठीक। लेकिन अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक बुक बनाते हैं और उसको सही से ढंग से समझ के बनाते हैं, तो इतना तो बच्चों गारंटी रख के ले लो, गारंटी लिख के ले लो कि आपके लिए ये जो IIT जैम का जो पेपर होता है ना, ये टफ नहीं होगा। आप इस IIT जैम को भी क्रैक करने के काबिल बन जाओगे। ग्रेजुएशन की तो बात छोड़ो, देखो बच्चों मैं तुमको बताता हूँ, मेरा एक अलग ही इंटेंशन है। मेरे पढ़ाने का जो एक वाइब है, या तुम कह सकते हो जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, वो काफ़ी डिफरेंट है। मैं कभी भी एग्जामिनेशन पास करने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो बेहतर ढंग से इस बात को समझते हैं कि रवि सर जो है ना, वो कभी भी एग्जामिनेशन पास करने के लिए किताबों को नहीं पढ़ाते हैं। मैं कभी भी आपको एग्जामिनेशन पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स नहीं डिस्कस करूंगा। मैं हर वो चीज़ बताऊंगा जो कि एक ग्रेजुएशन के मैथ्स के रियल बच्चे को आना चाहिए, ताकि आप सिर्फ जैम ही नहीं, अगर तुम यूपीएससी में भी मैथ्स ऑप्शनल लेते हो तो वो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल हो। और देखो, मैं तुम लोगों को ये चीज़ पूरी कोर्स फ्री ऑफ कोर्स देने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ का पैसा लूँगा, ठीक। मेरे को इससे बेनिफिट क्या होगा, मैं सिंपल यही तुमको समझा रहा हूँ। मेरा खुद का जो ऑप्शनल पेपर है यूपीएससी का, वो खुद का खुद मेरा ऑप्शनल पेपर मैथ्स है। मैं खुद उस चीज़ की प्रिपरेशन करता हूँ। तो अगर मैं 3-4 घंटे अपने ऑप्शनल पेपर पे देता हूँ और उस चीज़ को पढ़ा के मैं रिवाइज कर लेता हूँ, तो दैट वन इज द बेस्ट वे टू रिवाइज एनीथिंग। तो मेरा प्रॉफिट ये है कि मैं उस चीज़ को रिवाइज कर पा रहा हूँ, तुम्हारा प्रॉफिट ये है कि तुम उस चीज़ को पढ़ पा रहे हो। तो मैं हर वो बारीकियाँ पकड़ूंगा, हर वो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के आपको देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप रियल में मैथ्स में काबिल बनेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग चीज़ हो गया, वो तो तुम 1 महीने में सीख जाओगे, वो क्रैश कोर्स में तुम एग्जाम पास कर जाओगे। लेकिन अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि तुमको मैथ सच में सीखना है, देन आपको पूरी की पूरी किताबें बढ़िया ढंग से समझ के बनानी होगी, जैसे कि आप छोटे क्लासेस में करते थे। छोटे क्लासेस से लेके बड़े क्लासेस में यही डिफरेंस हो जाता है। हम क्या करते हैं, जैसे ही हम ग्रेजुएशन फील्ड में आते हैं, हमें टीचर्स की कमी मिलती है जो सही मायने में लोगों को पढ़ाएं, और इस कमी की वजह से हम क्या करते हैं, शॉर्टकट्स पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, और यही शॉर्टकट्स हमारे लिए घातक हो जाता है। डिग्री तो होती है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जॉब्स नहीं होते हैं, हमारे पास स्किल नहीं होता है, और हम क्या कर रहे होते हैं, इधर उधर भटक रहे होते हैं। तो अगर आपको डिग्री के साथ साथ जॉब चाहिए, स्किल चाहिए, या फिर आपके अंदर पोटेंशियलिटी आनी चाहिए, तो भैया मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो सब चीज़ का दरवाज़ा खोल सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब चीज़ों को लेकर दिमाग में रखो। तो मेरा जो पढ़ाई का स्ट्रैटेजी है काफ़ी डिफरेंट है। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और अप टू दी हाई लेवल लेके जाता हूँ। मेरे को इससे नहीं मतलब है कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, वो मेरा थॉट नहीं है। मेरा थॉट ये है कि आप जिस भी पर्सपेक्टिव से देखो, आप जैसे भी देखो, हम पढ़ा रहे हैं आपको आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। जब मैं ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से मैथ्स पढ़ना होता है ग्रेजुएशन में। तो वेट करो बच्चों, वेट करो, 1 से 1.5 महीने लगेगा ये पूरे 8 के 9 चैप्टर पढ़ाने में। लेकिन हाँ, जब आप एक बार पढ़ लोगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, हम इसके बारे में क्या जानते थे, और अभी मेरे पास दिमाग में क्या इनपुट आ गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो भाई, अगर आप डेडिकेटेड हैं मैथ्स को लेके, आपके अंदर फोकस है मैथ्स को लेके, आप मैथ्स से प्यार करते हैं, ठीक है, मैथ्स आपको अच्छा लगता है, आपने समझदारी और सोच समझ के मैथ्स को ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट के तौर पर चुना है, तब भैया मेरे वीडियोस को देखना, तब तुमको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने मैथ्स को सिर्फ ऐसे ही चुन लिया है ना कि यार चुन लेते हैं, बहुत रास्ता है इसके अंदर, एकदम हिला के रख देंगे, तो बेटा ना, मेरे वीडियोस को देखने के बाद ना तुम डूबने के लायक हो जाओगे। क्योंकि भाई, मैं बकवास नहीं करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, और जब पढ़ाऊँगा तो आपको उस हिसाब से मेहनत करना होगा, तब मेरी वीडियो समझ आएगी। अदरवाइज़ आपको नहीं समझ आने वाली कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये छोटे क्लासेस के वीडियोज़ नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, इन सब बातों को अलग छांटते हैं। ये एक टोटल सिनेरियो है जो मैंने आपको बताया, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं बच्चों कि आप लोगों ने 12th में जैसा भी पढ़ाई किया हो, ठीक है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पे आपने पढ़ाई किया, मैं ज़्यादा हाई लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग जो अपना पहला जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, है ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखो, ऐसा है कि ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का काम आप अपने छोटे क्लासेस में भी कर चुके हो। आपने 12th क्लास में ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जो चीज़ हमको करना है ना, ये काम आप अपने 12th क्लास में भी कर चुके हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स चैप्टर के नाम से, या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स चैप्टर के नाम से। तो ठीक है, हम वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन जरा मैं तुमको इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर का मतलब समझाऊँ कि हम लोग उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। बाबू देखो, सबसे पहले तो हम लोग जरा मीनिंग समझेंगे
कि आखिर मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, है ना। हम लोग को समझना है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अगर हम कोई फंक्शन ले लिए हैं और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हम निकालना क्या चाहते हैं, क्या हमारी वांट है। जब आप मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव समझोगे तो हम इसमें दो लेवल पे आपको समझाने वाले हैं। डेरिवेटिव की मतलब दो लेवल पे समझाने वाले हैं। क्या क्या समझाने वाले हैं? सबसे पहले हम आपको बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, और दूसरे नंबर पे हम आपको समझाएंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है और उसके साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक, जब आप मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव समझ जाएंगे तो हम अपने सेकेंड नंबर पे आएंगे और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओगे। क्वेश्चंस ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, है ना। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, ताकि कहते हैं ना कि एक वार्म अप आपका हो जाए। तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो थर्ड नंबर पे हम लोग कुछ फॉर्मूला निकालेंगे, है ना। हम लोग कुछ फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला ऑफ nth डेरिवेटिव, है ना। nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला, यानी अब हम यहाँ पे जनरलाइज करना सीखेंगे कुछ फंक्शन का, ऑफ सर्टेन फंक्शंस, ऑफ सर्टेन फंक्शंस, कुछ फंक्शंस के nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकालना हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक। और फिर इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे लेबिनिज थ्योरम, लेबिनिज थ्योरम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। और ये थ्योरम बाबू काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम में बहुत पूछता है और इसका आगे काफ़ी यूज आने वाला है। उसके बाद क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इतना तो भैया पहले जो आगे अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग, हमने इतनी बातें आपको कह दी, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का टॉपिक। और सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो है मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, है ना। हम लोग जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव, तो असल में हम क्या करते हैं, ठीक। तो समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन में इनपुट की बात करूं तो इनपुट x है और इस फंक्शन में जो आउटपुट निकल रहा है वो y है, ठीक। हमने क्या किया, हमने इसके इनपुट में चेंज कर दिया, हमने इसके इनपुट में चेंज किया कितने का, तो डेल्टा x का हमने चेंज कर दिया। तो आउटपुट में भी जो चेंज आया वो डेल्टा y का चेंज आ गया। देखो, अगर इनपुट x था तो आउटपुट y आ रहा था, तो अगर हमारा इनपुट x प्लस डेल्टा x हो जाएगा तो मेरा आउटपुट y प्लस डेल्टा y आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस डेल्टा y को रहने देते हैं और उस जो y है उस y को हम इधर लाके सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। अब हमने क्या किया, हमने डेल्टा y को रहने दिया और हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और y के जगह हमने रख दिया एफ ऑफ एक्स। y के जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे y की वैल्यू पहले से एफ ऑफ एक्स ले रखी है हमने, ठीक। अब क्या करोगे, अब दोनों ही तरफ हमने डिवाइड कर दिया, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया है बच्चों, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, दोनों ही तरफ डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसको किस चीज़ से डिवाइड कर दिया गया बच्चों, डेल्टा एक्स से। अब क्या किया गया, अब इस डेल्टा एक्स को काफ़ी छोटा किया गया, इसके डेल्टा एक्स के लिमिटिंग वैल्यू को ले जाया गया जीरो की तरफ। तो जैसे ही आपने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो LHS के तरफ किया, तो आपको सेम काम RHS की भी तरफ कर देना है, यानी यहाँ पे भी आप डेल्टा एक्स को क्या कर देंगे, जीरो की तरफ लेके जाएंगे। और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप इसको जीरो की तरफ लेके जाओगे, इधर का जो चीज़ है ये पूरा का पूरा चीज़ आपका बदल जाता है dy बाई dx में, और ये जो वैल्यू तुम निकाले dy बाई dx की, यही वैल्यू हमारे फंक्शन का क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। अब बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को,
हमने जो ये वैल्यू निकाला ना, ये वैल्यू देखो ध्यान से, मैं इसको बॉक्स के अंदर कर दे रहा हूँ। हमने जो ये वैल्यू निकाला, ये वैल्यू ही मेरा क्या कहलाता है, फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक, ये जो लिमिटिंग वैल्यू आया, दिस लिमिटिंग वैल्यू जो आया ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम इसी चीज़ को कहते हैं। ठीक, तो ये तो जो मीनिंग आपको मिला ना, ये एल्जेब्रिक मतलब है, यानी ये एल्जेब्रा से डील हो रहा है, ये मैथमेटिकल मीनिंग है। लेकिन इसी चीज़ का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको समझना ज़रूरी है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, हम उसको भी डील करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। ठीक है ना, तो ज़रा देखें कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आ जाओ समझते हैं मेरी बातों को। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, और आप इसका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें, इसका ग्राफ बनाएं, तो चलो मान लेते हैं कि जो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का हमको मिलने वाला है। ठीक, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये ग्राफ y बराबर एफ एक्स का है। अब क्या हुआ, समझिएगा मेरी बात को, कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट को ले लो इस फंक्शन के ऊपर। जैसे यहाँ पे एक हमने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम ले लो p x, y। ठीक, हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया उस पॉइंट पे। कोई भी पॉइंट ले लिया कर्व के ऊपर, और पॉइंट लेने के बाद उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस टेंजेंट का नाम ले लो, लेट इट बी t और t डैश। तो ये टेंजेंट जो स्लोप बनाएगा ना, ये स्लोप ही इसका डेरिवेटिव होगा। तो क्या कहेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो इस टेंजेंट का स्लोप होता है, हम उसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो कोई भी फंक्शन जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप असल में क्या निकाल रहे हैं। तो अगर आप मैथमेटिकली पूछो तो आपने लिमिटिंग वैल्यू निकाला एक सर्टेन सिस्टम का, है ना, एक सिस्टम मैंने आपको दिखाया था, उस सिस्टम का आपने एक लिमिटिंग वैल्यू निकाला। और अगर मैं पूछूं कि आप अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाने की कोशिश करो, तो आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताया कि सर उस फंक्शन के ऊपर जो स्लोप ड्रॉ हुआ है, उस जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, उस टेंजेंट के स्लोप को ही हम लोग कहते हैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी उस फंक्शन का क्या डेरिवेटिव, यानी उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यानी समझिएगा मेरी बात को, अगर आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हो, है ना, आप इसका dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो, तो असल में आप क्या निकाल रहे हो, आप उस एक्स स्क्वायर पे ड्रॉन किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, उस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो। आ गई बात समझ में। तो ये चीज़ आपको बड़े दिमाग में रख लेना है कि किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, खास करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ये क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आप 12th में पढ़े हैं। अगर उसके बावजूद भी आप जानना है तो जाके डिफरेंशिएशन के मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत से लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उसमें कोई ना कोई एक लेक्चर होगा जिसमें मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताई है, वो जाके देख लोगे तो तुमको समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, मैंने वहाँ बताया है। बट अभी लेके उसको डील करना बेकार की बात है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना समझो कि सिर्फ ये टेंजेंट जो ड्रॉ हुआ उस टेंजेंट का स्लोप देता है डबल डिफरेंस, आई मीन सिंगल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अब हमने क्या किया, हमने बार बार लिमिटिंग वैल्यू निकाली और ढेर सारे फॉर्मूले निकाल दिए। तो अब जैसे कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसके डेरिवेटिव को हमें क्या करना है, डेरिवेटिव को हमें डिनोट करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करना है तो बहुत तरीके होते हैं, या तो हम इसको dy बाई डी एक्स से डिनोट कर लेते हैं, है ना, या फिर हम इसको y1 भी कह लेते हैं, या फिर हम y डैश भी कह लेते हैं, या फिर हम f डैश एक्स भी कह लेते हैं, या फिर एक और होता है कैपिटल D और हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं, कैपिटल D y लिख देते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला बात समझो, ये जो कैपिटल D है ये असल में रिप्रेजेंट करता है D
बाई डी एक्स को, और सिंस तुमने y लिखा है तो यहाँ अपने आप y आ जाएगा, तो ये चीज़ रिप्रेजेंट होने लगेगा। तो ये इतने तरीके हैं जिससे कि आप किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को, सिंगल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को दिखा सकते हो। अब बात आती है कि सर जी ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या काम होता है और ये क्या करता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करता है सर, हमको ये बता दो भाई। सिंपल बात है कि अगर हमसे कोई पूछे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, कुछ नहीं, आपके पास एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, आपने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, तो आपको क्या मिल गया? आपको मिला y1 विच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब भैया ये भी तो कोई फंक्शन होगा, ये एफ डैश एक्स भी तो कोई फंक्शन होगा, ये भी तो कहीं ना कहीं x में फंक्शन होगा। अब इस चीज़ को हम एक बार अगर और डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर हम इस चीज़ को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी y2 मिल जाएगा, यानी हम उसको लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। और ये क्या होता है? ये एफ डबल डैश एक्स के बराबर होता है। और ये है क्या? तो हमारा जो शुरू में dy बाई डी एक्स आया था, हमने उसको फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसी तरह अगर आप तीसरा बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो थर्ड डेरिवेटिव हो जाता है, चौथे बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो फोर्थ डेरिवेटिव हो जाता है, और ऐसे करके आप तब तक डिफ्रेंशिएट कर सकते हो जब तक आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होती है, तो तब तक आप उसको डिफरेंशिएट करते ही जा सकते हो, डिफरेंशिएबल होता चल जाता है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है क्या। असल में एक ही फंक्शन को बार बार n टाइम, 4 टाइम, 10 टाइम, 15 टाइम डिफरेंशिएट करना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलो भाई बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेन मुद्दा क्या है कि हमको ये भी समझना है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने से पहले हम चाहते हैं कि हम लोग जरा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। थोड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर मेरे पास हो जाता है तो हमको फिर मज़ा आ जाएगा, फिर हम चीज़ों को काफ़ी बढ़िया से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले प्रैक्टिस कर लें थोड़े क्वेश्चंस को, है ना, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानेंगे। तो प्रैक्टिस किया जाए भाई साहब, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम आप लोग को देना चाहते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, वो काफ़ी आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको y3 की वैल्यू निकाल देनी है। y3 मतलब समझ रहे हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपके पास y की वैल्यू दे के रखी गई है एक्स स्क्वायर है, आई होप सो, हाँ, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब देखो यहाँ पे बेस तुम ई मान के चलोगे, यहाँ पे अपना बुद्धि मत लगाना, बेस एक ई है। ठीक है, अब इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है, काफ़ी आसान है। देखिए कैसे निकालेंगे सर। सबसे पहले y बराबर तो भाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम y1, एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, मतलब एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दिया है, तो अगर हम y1 निकालने की कोशिश करेंगे तो हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे? चेन रूल कि प्रोडक्ट रूल में हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और लॉग एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा। फिर हम प्लस का साइन देंगे और लॉग एक्स को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारा y1 आ चुका है। अब भाई y1 तो आ गया, अब देखो यहाँ ये दोनों कटेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली y1 की वैल्यू आई है x प्लस 2x log x, है ना। अब अगेन हमको y1 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब हम y2 करने गए तो अगेन x की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी। यहाँ से हम 2x बाहर निकालेंगे और log x की डिफ्रेंशिएशन फिर से 1/x हो जाएगी। और जब हम यहाँ से log x बाहर निकालेंगे तो 2x की डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगी। दैट्स वन इज वेरी सिंपल। ये भी काफ़ी आसान था, बहुत आसानी से निकल गया। चलो सर बहुत बढ़िया। यहाँ देखो ये x कट गया और y2 की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 log x, है ना। अब हमें y2 भी नहीं चाहिए भैया, हमें चाहिए y3, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट किया हमने, y3 लिखा, 3 की डिफ्रेंशिएशन 0 आ गई, हमने यहाँ पे 2 बाहर निकाल लिया, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो अल्टीमेट हमारे पास हमारा y3 मिल चुका है, जो कितना है 2/x है, और यही चीज़ हमको फाइंड करना था। तो ये जो आपने बार बार डिफ्रेंशिएशन किया ना, ये बार बार डिफ्रेंशिएशन करना ही कहलाता है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन क्लास 12th का आता है तो क्या ये बार बार डिफ्रेंशिएट करना कोई टफ टास्क होगा? एकदम ही टफ टास्क नहीं है बाबू, बहुत आसान चीज़ है। देखो मैं सच में बताऊं, मैथ से ज़्यादा आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है
तुम्हारे पूरे के पूरे, एक सेकंड बच्चों, एक चीज़ गड़बड़ लग रही है मेरे को। नहीं, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, फ़ोन आ गया तो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरे को ये लगा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि मतलब मैथ्स से आसान कोई चीज़ नहीं है बच्चों। जो मैथ्स एक सब्जेक्ट है ना, इससे ज़्यादा आसान कोई डिसिप्लिन नहीं है हमारे बीएससी ऑनर्स के लिए, बशर्ते आप उसको बढ़िया से समझते चलो और तुम्हारा बेसिक और फंडामेंटल वीक ना हो तब। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो हमने दिया। देखो क्वेश्चन की चिंता तुम लोग मत करो, ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे पास मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें तुमको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है, आपको बस उसको अच्छे से नोट्स बना के और अपना पढ़ाई करना है। ठीक है, आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं आप सेकंड नंबर क्वेश्चन बना पाते हैं कि नहीं। अगेन आपको क्या फाइंड करना है, फिर से आपको y2 फाइंड करना है, और इस बार थोड़ा सा फंक्शन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिया है कि भैया y जो है आपका वो tan x प्लस वाई है। अब बताओ क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो गया। सर देखो y की वैल्यू दे रखी गई है क्या, tan x प्लस वाई। ठीक है, यही दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो। तो y1 करोगे तो tan की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी सेक स्क्वायर x प्लस वाई। देखो बच्चों मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें हैं जो कि स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे वो 12th वाली सीन नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा एडवांस बनने की कोशिश करो, आप ग्रेजुएशन के बच्चे हो। ठीक है, और उस हिसाब से सोचो। मैंने क्या किया, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है बस। तो tan x प्लस वाई की डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x प्लस वाई हो गई। अगर मैं x की डिफ्रेंशिएशन बोलूँ 1 मिलेगा, और अगर मैं y की डिफ्रेंशिएशन बोलूँ तो भैया जी y का डिफ्रेंशिएशन y1 हो गया। एकदम सिंपल सी बात है, कहीं कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y1, और हमारा यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई हो जाएगा, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा y1, एंड देन आ जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये y1 वाले बिरादरी को इस तरफ लेके आओ, तो जब तुम इस तरफ लेके आओगे तो तुमको मिलेगा y1 माइनस y1 सेक स्क्वायर x प्लस वाई, है ना। और आपके पास फिर क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई। इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे, y1 कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपका पहले से पड़ा हुआ रहेगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और ये चीज़ डिवाइड किस चीज़ से हो जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई से डिवाइड हो जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इन चीज़ों में। ठीक, तो y1 की वैल्यू आपने निकाली। अब जरा इसको और बेहतर ढंग से निकालने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी तिकड़मबाजी बहुत है, ध्यान से देखोगे तो तिकड़मबाजी बहुत मिलेगी। ये जो y1 है आपका, ये तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई ठीक है, लेकिन जो 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई है उसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं माइनस tan स्क्वायर x प्लस वाई, है ना। और ये माइनस tan इधर जा सकता है, तो जैसे ही ये इधर जाएगा तो कुछ सिस्टम ऐसे बन जाएगी, माइनस tan स्क्वायर x प्लस वाई इंटू y1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस वाई। एकदम सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ भाई ये क्या होता है, ये होता है माइनस साइन स्क्वायर x प्लस वाई, और इधर नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x प्लस वाई, और यहाँ y1, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस वाई। ये दोनों कटेंगे तो हमारे पास हमारा जो y1 है वो आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x प्लस वाई। एकदम सिंपल सा। तो y1 मिल गया, मेरे को y2 निकालना है। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वन मोर टाइम। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इधर तो y2 हो जाएगा, और इधर क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कोई भी बता सकता है कि इसका भी कॉसेक स्क्वायर है, पहले कॉसेक स्क्वायर है नहीं, तो 2 तो जंप करेगा, और 2 जंप करते हो जाएगा कॉसेक x प्लस वाई। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आगे इसको लेके चलें, तो आगे लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x का होता है माइनस कॉसेक x प्लस वाई इंटू कॉट x प्लस वाई, और अगर हम x का करें तो 1 मिलेगा, और y का करें तो y1 मिलेगा। यहाँ पे ऐसे कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। चलो अब आगे के लेक्चर्स पे हमको जाना पड़ेगा, आगे के टॉपिक पे, तो मैं ज़रा नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, तो देखो हमारे पास अल्टीमेटली क्या मिल के रखा हुआ था, क्या, अरे एक सेकेंड बच्चों,
ठीक है, देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ था, अल्टीमेटली हमारे पास y2 की वैल्यू क्या आई थी, तो y2 की वैल्यू आई थी कॉसेक x प्लस वाई। अगर आपको याद हो तो ब्रैकेट के अंदर कॉसेक x प्लस वाई इंटू कॉट x प्लस वाई और आखिरी में 1 प्लस y1। ये चीज़ हमको अल्टीमेटली मिल गया था, अगर आपको ध्यान हो तो। अब अगर ध्यान से देखो तो इस y2 को रहने दो, है ना। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर x प्लस वाई, और यहाँ पे हमारा जो कॉट x प्लस वाई है ये पहले से है। अच्छा, 1 प्लस y1, हमने अभी अभी y1 की वैल्यू निकाल के रखी थी माइनस कॉसेक स्क्वायर x प्लस वाई, रखा था ना हमने। अब आप ही अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो दिख रहा है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर x प्लस वाई, इसको क्या लिखा जा सकता है, तो मेरे को जहाँ तक पता है कि इस वाले को तो जस का तस लिख दो, कॉसेक स्क्वायर x प्लस वाई जस का तस लिख दो, अगेन कॉट x प्लस वाई भी जस का तस लिख दो। इसको लिखा जा सकता है माइनस कॉट x प्लस वाई, है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने y1 के जगह माइनस कॉसेक स्क्वायर x प्लस वाई लिखा है। देखो यार, इतना तो तुमको स्मार्ट होना पड़ेगा, है ना। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कॉसेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू कॉट स्क्वायर x प्लस वाई। काफ़ी आसानी से तुम्हारे पास ये चीज़ निकल के आ गया। अब आप क्या करेंगे जिससे आपका काम बने और थोड़ा चीज़ें आसान हो जाए। मन करे तो इसको देखो, अब कॉट को तुम बदल सकते हो कॉसेक में। देखो मेरा सब कुछ कॉसेक में आया है, तो अगर आप चाहें तो कॉट को कॉसेक में बदल सकते हैं या फिर टैन में बदल सकते हैं, कहीं पे भी आपको इसको बदलना पड़ेगा, है ना, ताकि आंसर आपका y2 y1 के फॉर्म में आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, कॉसेक को हम लिख देंगे कॉट के फॉर्म में, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस वाई इंटू कॉट स्क्वायर x प्लस वाई। अब आप जानते हैं कि यहाँ से हमारे पास, अच्छा यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे मेरा फोटो है, तुम लोग को देखने में दिक्कत होगा। अब मैं आता हूँ यहाँ, तो y2 की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो मेरा y2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर x प्लस वाई और देन माइनस कॉट पे पावर 4 x प्लस वाई। एकदम सिंपल सी बात है ना, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, इसको लिखोगे टैन में, तो y2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, बिकॉज y बराबर tan x प्लस वाई था, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन वाई पे पावर 4। नाउ जस्ट सॉल्व इट आउट। तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होने वाला। अच्छा, मैंने कुछ छोड़ा हो रहा है क्या, पिछली बार मैंने 2 वगैरह यहाँ से कुछ हटाया है क्या, 2 वगैरह। अगर मैं पिछले पे जाऊँ, पिछले स्लाइड पे, हाँ देखो ये जो 2 है ना बच्चों, यहाँ पे देखो एक चीज़ है जो मेरे से छूट गई है। ये जो 2 देख रहे हो, ये वाला 2, ये वाली टी उधर है ही नहीं पीछे, आगे वाले लेक्चर में, आगे वाले स्लाइड में। तो यहाँ पे यार ये 2 लगाना भूलना मत, ठीक है। जब स्लाइड चेंज होता है तो थोड़ा सा छूट जाता है कुछ कुछ, तो यहाँ 2 लगाना मत भूलना, ये लास्ट तक रहेगा आपके पास, ठीक है। तो ये लास्ट में यहाँ 2 हम लगा लेंगे, इस जगह पे हम लास्ट में यहाँ पे सब कुछ करके 2 लगा लेंगे, ठीक है। मैं बाहर ऐसे 2 लगा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को लास्ट में 2 लगा लेना है, ठीक। अब देखो, अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुमको मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई पे पावर 4, और अपना यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है। तो हमको जो आंसर चाहिए था, हमारे पास हमारा आंसर मिला पड़ा है। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो, क्लियर हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रख लेनी है। अगर आप इसको रखते हैं तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जो आपको बनाना था। काफ़ी टाइम लग गया इसको समझने में, है ना। देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, आपका काम है कि इसको जाके दोबारा फिर से करें, है ना। दोबारा जब फिर से करते हैं तो आपके अंदर हो सकता है कि मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो जब आप दोबारा करते हैं तो चीज़ें काफ़ी बेहतर ढंग से दिख जाती है। और ये मैथ्स है बेटा, जितना बनाओगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छा आपका चीज़ें बेहतर ढंग से ढलता चला जाएगा। तो इस बात को आप अपने दिमाग में सेट करके रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको काम आने वाली है आगे, ठीक। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो आपने किया। अब हम बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, 3rd नंबर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अगेन हमें क्या करना है, अगेन हमें निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन बच्चों अब कंडीशन क्या है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो दे रखी है a cos थीटा, और y की वैल्यू इन लोगों ने दे रखी है a sin थीटा। और अब बोला जा रहा है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। ये तुमने अपने 12th क्लास के एनसीईआरटी में भी किया होगा, हाँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एनसीईआरटी में भी आपको ये क्वेश्चन मिलता है। लेकिन चलो ठीक है, हमें अपने अभी फ़िलहाल 12th क्लास को हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा।
तो आपको पता है कि ए साइन थीटा की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी फटाक से ए कॉस थीटा, और उसी तरह हम निकालेंगे अपना डी एक्स बाई डी थीटा। तो जैसे ही आप डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे आपको मिलेगा माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, है ना। जब आप डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा से तो आपको फटाक से क्या मिलेगा भाई, माइनस ए कॉस थीटा, और नीचे आपको मिलेगा ए साइन थीटा। ये दोनों यहाँ से फटाफट कटेंगे और आपको फट से आंसर मिलने वाला है कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा मिल जाएगा आपको। कहीं कोई दिक्कत होने वाला है इसमें नहीं है, माइनस कॉट थीटा आंसर मिलेगा आपको। तो हमारे पास हमारी जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है ना, जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आ गई, माइनस कॉट थीटा आ गया, इक्वेशन 1 मान लो। अब हमें तो निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और हम भली भांति जानते हैं कि डी टू वाई बाई जो डी एक्स स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। लेकिन भैया ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट तो कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, लेकिन फिर एक चीज़ से और इसको डिवाइड कर देंगे डी एक्स बाई डी थीटा से। तो यहाँ से ये डी थीटा कट जाएगा, फिर वही चीज़ हमको वापस मिल जाएगा। तो जब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे इस वाली चीज़ को, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो सीधे सीधे हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे जब डी एक्स बाई डी थीटा आप लिखेंगे तो वो आएगा माइनस ए साइन थीटा, तो यहाँ पे बस फटाक से माइनस ए साइन थीटा आप लिख देंगे। तो अल्टीमेट आपको आंसर अगर जो चाहिए तो वो क्या मिलेगा, माइनस 1/a साइन क्यूब थीटा, ये आपको आंसर अल्टीमेटम के साथ मिल जाएगा। तो हमारा सिंपल सा आंसर यहाँ पे आ चुका है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। क्लियर हो गया। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चलो आज के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है। ठीक, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को घर पे ट्राई करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपको घर से प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक, ये आपका आज का सबसे पहला होमवर्क है। आपको ये DPP में भी मिलेगा, चाहे तो आप यहाँ से उतार भी सकते हैं। कुछ छोटे छोटे होमवर्क हैं जो आपको करने हैं। जैसे सबसे पहला आपके पास होमवर्क दिया गया है कि अगर मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस 2hxy, है ना, ज़्यादा नहीं देंगे, 2-3 क्वेश्चन देंगे, प्लस by स्क्वायर 1 है, तो आपको प्रूव करना है ना। यू हैव टू जस्ट प्रूव दैट। क्या प्रूव कर देना है, प्रूव कर देना है कि d2y बाई जो dx स्क्वायर होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आनी है h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाई hx प्लस by का होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जितने भी चीज़ें हम होमवर्क दे रहे हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। इफ़ रूट अंडर x प्लस वाई, है ना, और उसमें से फिर जोड़ा गया है रूट अंडर y माइनस एक्स की वैल्यू अगर c है, तो आपको क्या प्रूफ कर देना है, आपको ये शो कर देना है कि सो दैट y2 इज इक्वल टू, इट्स y2 नो, या इट्स y2 इज इक्वल टू 2/c स्क्वायर। ये भी काफ़ी है। और एक सबसे आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। अगर p का वैल्यू जो है वो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो बच्चों क्या कर देना है, आपको ये चीज़ शो करके दिखाना है, सो दैट कि p प्लस d2p बाई डी थीटा स्क्वायर, ये जो है ये किसके बराबर होगा, तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3p के बराबर होगा। तो ये 3 क्वेश्चन हम आपको एज अ होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, आप इसको बनाओ और इस होमवर्क को हमको भेजो, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। कल जब हम आगे की बात करेंगे तो कल इसी चीज़ को हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, आगे लेके चलेंगे और फिर आगे तक इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे कुछ और प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन का, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चंस कल हम और प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद तब हम लोग जाएंगे फॉर्मूला निकालने पे, और फिर तब सबसे आखिरी में डबल डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग समझेंगे। तो चलिए, आज के क्लास के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और हमें सपोर्ट किया कि हम ग्रेजुएशन के लेवल पे चीज़ों को लेके आएँ और आप तक पढ़ाएँ। तो बस इस वीडियो को जितना फैला सकते हो फैलाओ, और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे फर्स्ट ईयर का सिलेबस, अभी के लिए पूरे फर्स्ट ईयर का सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन बनवाएंगे जो कि आपकी किताब में फर्स्ट ईयर के लिए दिया हुआ है।
समझ गए बात को। सेकंड ईयर में सेकंड ईयर का देखा जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए हम ये आपसे पक्का वादा करते हैं, डेली आपको इसी प्रकार से इसी समय पे, जिस समय पे अभी वीडियो आया है, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तब तक घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, मन से पढ़ते रहिए और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।